हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। टीचर ड्रीम 360 प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सभी का प्यार भरा नमस्कार। तो फ्रेंड, आज एक बार फिर से आपके सामने प्रेजेंटेशन सीटेट जुलाई 2024। आज का जो ये सेशन है वो है हमारा पार्ट 6, सीरीज नंबर 6, CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र भी बोलते हैं। तो एक बार आप सब खुश होंगे, तैयारी में लगे होंगे। मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपके ऊपर कि इस बार सीटेट निकालना नहीं, तोड़ना है। और वो तोड़ेंगे तभी जब हम अपनी पूरी तैयारी के साथ मेहनत में लगे रहेंगे। टाइम तो है अभी, तैयारी करो, अच्छे नंबर आएंगे। टारगेट हमारा 30 में से 30। टीचर ड्रीम 360 प्लेटफॉर्म एक बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत कंटेंट, प्योर कंटेंट निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। तो बहुत अच्छा कंटेंट होता है। बहुत मेहनत के साथ टीचर ड्रीम 360 फैकल्टी, पूरी ही फैकल्टी पहले एनालिसिस करती है, कितनी बार कौन सा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कौन सा रिलेटेड से, किस रिलेटेड से बनता है क्वेश्चन, कौन सा रटा रटा क्वेश्चन है और कौन सा एनालिसिस वाला है, कौन सा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सब पूरा एनालिसिस करने के बाद टीचर ड्रीम 360 आपके सामने फिर एक बार प्रस्तुत हुआ है पार्ट नंबर 6 के साथ। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और वीडियो को लाइक करना पसंद आए। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि विकासात्मक परिवर्तन, विकासात्मक परिवर्तन यानी विकासात्मक परिवर्तन क्या कहता है कि ऑप्शन नंबर 1 दे दिया कि सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं। ऑप्शन सेकंड कहता है मध्य बाल्यावस्था बहुत तेज गति से होते हैं, फिर रुक जाते हैं, हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं, वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभाव की परस्पर क्रिया होती है। तो विकासात्मक परिवर्तन के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो विकासात्मक परिवर्तन का संबंध जो होता है वो मानव के शरीर से होता है। ठीक, मानव के शरीर से होता है और इसका जो पर्यावरण होता है वो भूमिका, और मानव के शरीर में जो अपने आसपास का जो पर्यावरण होता है उसमें बहुत भूमिका निभाता है। और विकासात्मक जो परिवर्तन है वो सतत परिवर्तन यानी सतत व्यापक चलने वाली है और ये निरंतर परिवर्तन होता रहता है शरीर के अंदर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभाव की परस्पर क्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि डैश स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है, जबकि डैश में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की अवधारणा वो आवश्यकता होती है। यानी पहला जो फ्लप्स है उसमें भागना और चित्र बनाना, दूसरा निचोड़ना चलने, और तीसरा पकड़ना चढ़ने, और चौथा जो ऑप्शन हमारा कहता है कि आड़ी तिरछी रेखाएं बनाना, ताली बजानी। यानी इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि भागना स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण देता है और जबकि चित्र बनाना में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर राइट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, देखिए इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। अब ये बता देता हूँ कि मध्य बाल्यावस्था क्या होती है। मध्य बाल्यावस्था होती है हमारी 7 से 10 वर्ष तक की बच्ची। क्या 7 से 10 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो होते हैं मध्य बाल्यावस्था। अब एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में नकल सीखना शुरू कर दिया, क्या वो होता है। क्या फिर एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन कर सकती है वो मध्य बाल्यावस्था में नहीं होती। अमूर्त तो 12+ की एज में होता है। अमूर्त में चिंतन करते हैं कि मध्य बाल्यावस्था में चिंतन करते हैं, ये नहीं है। थर्ड ऑप्शन हमारा कहता है कि एक बच्ची जो सकारात्मक खेलों में सम्मिलित नहीं हो सकती, ये भी नहीं है। ऑप्शन 4 कहता है एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है। ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है वो मध्य बाल्यावस्था के अंदर ही पाई जाती है। तो राइट ऑप्शन इसका 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, अभिकथन वाली क्वेश्चन आपको पेपर में 10 से 12 क्वेश्चन पूरे पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम सीडीपी की बात करें तो सीडीपी में आपको 6 से 7 नंबर, हो सके तो 8 नंबर की, वो 8 या 9 नंबर के भी कथन वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं, ये मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। अब आगे जब पढ़ना है तो क्योंकि लगा लो ना, क्योंकि इससे सेंटेंस बन जाएगा। मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं क्योंकि परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकरण है। देखो, बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं, ये तो आपको पता है, और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं, ये भी पता है। ये तो ऑप्शन नंबर या अभिकथन जो है ए, वो तो सही कहता है। लेकिन क्योंकि परिवार बच्चों के समाजीकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। देखो, समाजीकरण परिवार जो होता है ना,
समाजीकरण का एक दूसरा कारक दूसरा अभिकारक नहीं होता, द्वितीयक अभिकारक नहीं होता। परिवार जो होता है वो पहली स्टेज होती है समाजीकरण की। क्या होती है? परिवार पहली स्टेज होती है। किसी भी क्वेश्चन में बनकर आ जाएगा, परिवार जो होती है पहली क्वेश्चन अभिकारक होता है। तो कारण जो है वो गलत है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी ए सही है, किंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? कौन सा इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है, कौन सा इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन है, वो ऑप्शन बताना है हमें। तो शेषावस्था में बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम होता है। देखिए शेषावस्था में क्या तर्क करता है बच्चा, ये तो यही गलत है। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा निगमनात्मक व तार्किक सोच प्रारंभ हो जाती है। पूर्व सक्रियात्मक में तो होती है तार्किक, तो ऑप्शन सेकंड भी गलत है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर पाता है। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत कल्पनात्मक खेल करना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। मूर्त सक्रियात्मक जो होती है वो 11 से पहले होती है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण संरक्षण करना सीख लेता है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्व व परिवर्तन के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समीकरण, संगठन, समावेशन या समायोजन? आप खुद समझ जाओ। पियाजे के संज्ञानात्मक के सिद्धांत के अनुसार एक ही था, क्या? समीकरण राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट ऑप्शन। ये डेफिनेशन सिद्धांत के अनुसार था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चे के बारे में विचार को सही प्रकार से दर्शाता है? अब लेव वाइगोत्स्की जो है, लेव वाइगोत्स्की सिर्फ 3 पर फोकस करते हैं, संस्कृति, भाषा और समाजीकरण। तो बच्चे के बारे में विचार को सही से दर्शाते हुए क्या वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया कि बच्चे में बहुत सी क्षमताएं होती है जिनमें वे कार्य सम्मिलित है, जिन्हें बच्चे सहायता के साथ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन, वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरे कागज के रूप में देखता है? बिल्कुल भी नहीं देखता। वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। ये भी नहीं सोचता, बच्चों के बारे में तो बहुत सोचता था वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमता को बहुत कम अंक, बिल्कुल भी नहीं कम अंका, और बल्कि सही से जांचा बच्चों को ले वाइगोत्स्की ने। तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, देखिए, एक शिक्षिका किस संरचना का उपयोग करती है? एक शिक्षिका किस संरचना का उपयोग करती है जब वे एक बच्चे की जिक्सा पहेली बनाने में सहायता करती है? इशारे व संकेत से, स्वतंत्र खोज, पाठ, उद्दीपन या अनुकरण? तो देखो, जब शिक्षक कोई संरचना का उपयोग करती है और जब वे बच्चे की जिक्सा पहेली बनाने में सहायता करती है, मदद करती है, इशारे देती है, संकेत करती है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? पाठ बोलते हैं। अब पाठ तुम्हें समझ आया या नहीं आया? देखो मैं बताता हूँ। पाठ क्या होता है? जिसमें उस बच्चे को इस मंच या पाठ के सहारे जिक्सा के लिए प्रेरित किया जा सके। ऐसा करने से बच्चे उसी के अनुसार अनुकरण करने लगते हैं, यानी पाठ बोलते हैं। संकेत देना, इशारे देना, किसी की मदद करना, क्या बोलते हैं? उसको पाठ बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, अभिकथन वाला फिर आइया। एक बाल केंद्रित कक्षा होती है हमारी, वो कक्षा जहाँ पर टीचर भी एक्टिव हो और बच्चा भी एक्टिव हो, व्यक्तिवादी होते हैं और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है। क्योंकि बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रण होता है, तब सीखता है। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर एक ही सही वही क्या करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि यहाँ क्या कहते हैं, एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। व्यक्तिवादी और कठोर, ये यही नेगेटिव बन गया। ए तो गलत है। बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह, ये भी नेगेटिव है, तो ए भी गलत और आर भी गलत। डायरेक्ट ही लगा दो, ए और आर दोनों गलत है। आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा में विशेषता है? निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा में की विशेषता? अब प्रगतिशील कक्षा क्या होती है? वो कक्षा जहाँ की जिस कक्षा में बालकों की प्रगति हो, बालकों का विकास हो। शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करती है, बच्चों की भागीदारी न्यूनतम है, गतिविधियाँ कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था है। देखो एक प्रगतिशील कक्षा की जो विशेषता होती है वो गतिविधियाँ कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। ये एक पूरी विशेषता थी। ये था आज की क्लास नंबर 6, सेशन नंबर 6 यहीं पूरी होती है। मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट क्लास के साथ और नेक्स्ट सेशन के साथ और नेक्स्ट कंटेंट के साथ।
बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल टीचर ड्रीम 360 के साथ। आपके साथ बहुत मेहनत कर रही फैकल्टी, बहुत फैकल्टी मेहनत के साथ, टाइपिंग के साथ वीडियो फिर एडिट करते हैं, बहुत मेहनत करी। तो आपको छोटा सा लाइक जरूर दे दो ना, बने रहिए। और हमारा टारगेट है आपको 30 में से 30 दिलाने का, ये हमारा वादा है। थैंक यू, धन्यवाद।